फिर से लॉगिन करूं? हो गया लॉगिन? रिफ्रेश। अब देखो लाइव। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, शानदार होंगे। निशांत सिंह, स्नेहा, संतोष, अर्पित, प्रवीण, जाहिद, संजय, आकाश, अरुण, प्राची, अभिषेक, राहुल, सुधीर भाई, निकिता, सारे प्यारे साथियों को बहुत स्वागत है। और दोस्त, टेक्निकल एरर की वजह से हम लोगों को जुड़ने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, उसके लिए रियली सॉरी। ठीक है, शायद आप सब लोगों ने 5-7 मिनट एक्स्ट्रा एक वेट किया होगा, उसके लिए माफ करेंगे। आज हम एक नए टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं दोस्त, और उस नए टॉपिक का नाम है म्यूजिक एंड पेंटिंग। यानी पेंटिंग्स पूछी जाती हैं कुछ तो, है ना। पेंटिंग्स के मतलब कि भारत माता पेंटिंग किसने बनाई, जैसे मोनालिसा पेंटिंग है, दुनिया में जो चर्चित पेंटिंग्स हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, भारत की जो साथी फेमस पेंटिंग्स है उनकी बात करेंगे। भारत में जो पेंटिंग्स होती हैं वो किस आर्ट से होती हैं, जैसे कलमकारी आर्ट कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की है, मधुबनी मिथिला की है। तो बहुत सारी साथी पेंटिंग्स हैं। ठीक है, तो उन पेंटिंग्स, बनी ठनी पेंटिंग है जैसे आपका, इन सब पेंटिंग्स के बारे में हम बात करेंगे। और उससे पहले हम लोगों को जानना होगा संगीत। क्वेश्चन बहुत कम बनता है संगीत से, लेकिन दोस्त जानना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, जटिल क्वेश्चन बनेगा ना, टफ बनता है, तो टफ क्वेश्चन म्यूजिक से बन जाता है। इसलिए म्यूजिक को पढ़ना है ना। म्यूजिक को पढ़ना होगा। पढ़ने के लिए तैयार हैं? थम्स अप करेंगे एक बार, जी भैया तैयार हैं। और ध्यान से चीजों पे फोकस करना, क्या मैं आपको बोलने वाला हूं उन सब चीजों को, है ना। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। भारतीय संगीत का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक। पहले क्या जानेंगे? हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक, क्या इतिहास है, मतलब भारत के जो शास्त्र हैं उनमें संगीत के बारे में कहां पर हमको जिक्र मिलता है। तो हमें पहली बार संगीत का साहित्यिक प्रमाण, यानी कि जो लिटरेरी एविडेंस है कि वो लिखा हुआ है कहीं पे, 2000 वर्ष पहले वैदिक काल में मिलता है। वैदिक काल से मतलब क्या है? 2000 वर्ष पहले वैदिक काल। वैदिक काल से मतलब होता है वैदिक पीरियड, जो वेदों का समय था। आप इतिहास में पढ़ते होंगे कि साथी वेद कितने हैं। आप कहेंगे ऋग्वेद था भैया, यजुर्वेद था, सामवेद था, अथर्ववेद था। मुझे बताओ कौन सा वेद है जो म्यूजिक से संबंधित है, कौन सा वेद है जो संगीत से संबंध रखता है, संगीत से। राग खरप्रिया के सभी 7 स्वर साम वेद में अवरोही क्रम में पाए जा सकते हैं। सामबंद लिखा हुआ है ना, सामबंद मतलब ये सामवेद ही है। संगीत विज्ञान को गंधर्व वेद कहा जाता है। गंधर्व वेद से मतलब किसका है? जो साथी आपका म्यूजिक साइंस है, जो कि सामवेद का एक उपवेद है। किसका? सामवेद का। ये तीनों लाइन पढ़ने का हमारा सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था कि भैया, ठीक है, कि म्यूजिक के बारे में किस वेद में जिक्र मिलता। तो आप कहेंगे 2000 साल पहले के वैदिक पीरियड में भी है। उस वैदिक पीरियड में भी सामवेद का एक उपवेद है। उपवेद का मतलब होता है कि जो वेदों को समझने के लिए लिखे गए। तो एक गंधर्व वेद है, तो गंधर्व वेद किसका उपवेद है? सामवेद का, उसमें जिक्र मिलता है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं संगीत में स्वर कितने होते हैं? कितने स्वर का जिक्र आया यहां पे? कितने स्वर होते हैं? तो भैया 7 स्वर का जिक्र आया। सा रे गा मा पा धा नी। सा बाद में जुड़ा है। सा रे गा मा पा धा नी, 7 स्वर हैं। तो मूल रूप से सामवेद में कितने स्वर थे? 7 स्वर थे। छोटी सी बात है, याद रखेंगे। स्वर कितने हैं? 7 है। और किस वेद में? सामवेद में। सामवेद का उपवेद कौन सा जो म्यूजिक के बारे में बताता है? तो आप कहेंगे भैया गंधर्व वेद है, गंधर्व वेद। भरत द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र पहली रचना थी जिसमें संगीत विद्या के विषय को विस्तृत रूप से स्पष्ट किया गया। तो आपसे कभी भी पूछे साथी, क्या संगीत विद्या यानी कि जो म्यूजिकोलॉजी है, जो म्यूजिकोलॉजी है उसको किस बुक में बताया गया है? तो भरत ने कौन सी बुक लिखी है? नाट्य शास्त्र।
इसका जिक्र हमने पहले भी किया था। मैंने आपको बताया था जो हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं, जो क्लासिकल डांस है, उनके बारे में जानकारी कहां से मिलती है भैया? वो भी नाट्य शास्त्र से मिलती है। म्यूजिकोलॉजी की जानकारी कहां से मिलेगी? संगीत विद्या की जानकारी कहां से मिलती है? वो भी भैया नाट्य शास्त्र से, जो कि भरत मुनि का लिखा हुआ है। छोटी सी 2 बातें और तैयार हो गई जी, एकदम से ठीक है। अब आते हैं राग। इस पे आप क्रॉस ही लगा लेना, ठीक है, क्रॉस। यानी कि क्रॉस का मतलब एग्जाम में से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन इसको जान लो कि भारतीय संगीत में एक राग भी होता है। राग का मतलब हिंदुस्तानी राग। सुबह के टाइम पे कुछ जगह गाने गाए जाते हैं, उसको बोलते हैं भैरव। किसी भी मौसम में गाए जाते हैं, किसी भी मौसम में, सर्दी हो गर्मी हो, कैसा रस की उत्पत्ति होती है। और सुबह सुबह आप भैरव गान को सुनोगे तो भैया शांति की उत्पत्ति होती है। हिंडोल है, दीपक है, मेघ है, श्री है, मालकोस है। मालकोस किस टाइम पे गाया जाता है? मिडनाइट में, मध्य रात्रि को, ठीक है। वीरता के गाने सुनाए जाते थे। ये तब थे, देखो मालकोस को देखिए, जब रात में कोई परिवारों में भय की स्थिति पैदा होती थी कि तब उस टाइम पे गाना गाया जाता था कि भाई हमको डरना नहीं है। जंगल में वो घर, कोई जंगली जानवर का आक्रमण हो जाए तो उस टाइम पे मालकोस गाए जाते थे मिडनाइट में, सर्दियों में, ताकि वीरता का एक रस पैदा हो, वीरता का, ब्रेवरी का। श्री ये खुशी में गाए जाते हैं। हर्ष का मतलब होता है हैप्पीनेस। ये शाम के टाइम सर्दियों में हैप्पीनेस के लिए। मेघ आपका क्या बोलोगे? लेट नाइट में, रेनी सीजन में, वर्षा ऋतु में, साहस के लिए, करेज को बढ़ाने के लिए, करेज को। दीपक रात के टाइम पे, गर्मियों में करुणा के लिए। करुणा का मतलब क्या होता है? दया। करुणा का क्या बोलेंगे? ठीक है, कोई दिक्कत? तो क्या बोलेंगे आपका? करुणा। कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी इस बात में? तो ये भारत के जो साथी संगीत है, यानी नाट्य शास्त्र में जिनको जिक्र किया गया है, तो ये छोटी सी बात हमने जानी कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में जिनका जिक्र है, ठीक है। तो हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको याद नहीं रखना है, बस जनरली हमने इनको पढ़ा। एग्जाम के लिए क्या जरूरी है वो आगे आएंगे कि कर्नाटक म्यूजिक, आपका हिंदुस्तानी म्यूजिक, उन पर ध्यान देना है। एक तो राग बताया, दूसरा क्या होता है? ताल। धुन जो होती है, जो म्यूजिक का साथी लयबद्ध समूह है, वही ताल कहलाता है। यह लयबद्ध चक्र 3 से लेकर 108 धुनों का होता है। तो जो ताल बनती है साथी, ताल जो बनती है, धुनों का जो साथी लयबद्ध समूह ही ताल कहलाता है। ताल समझते हो? गाने में आपने देखा होगा राइमिंग बोलते हैं। क्या बोलोगे? रिदम जिसको हम कहते हैं। तो ये रिदम क्या होती है? रिदम क्या होती है? तो एक ग्रुप ऑफ ट्यून्स होता है। किसका? ताल का समूह होता है। ग्रुप ऑफ ट्यून्स होता है, ग्रुप ऑफ ट्यून्स। ग्रुप ऑफ ट्यून्स मिलके क्या बनाती हैं? वो साथी रिदम बनाती है, रिदम। तो एक तो हमने पढ़ा राग, एक हमने पढ़ा ताल। राग और ताल। अब मैं आपसे जर्नल एक क्वेश्चन पूछूंगा, फिर से रिपीट करके बताऊंगा, क्योंकि ऐसा टॉपिक होगा जिसको आप पहली बार अपने जीवन में शायद देख रहे हो। तो मैं पूछूं, भारतीय जो संगीत है साथी, भारतीय संगीत वो किस पर डिपेंड करता है? तो आप कहेंगे भारतीय संगीत भैया राग। राग का मतलब किस टाइम पे वो गाया जाता है और कैसे गाया जाता है। तो कौन सी 2 चीजों का वो एक मिक्सचर है? तो आप बोलोगे राग और ताल का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? राग और ताल का मिश्रण है। राग और ताल का मिश्रण। जैसे इससे क्वेश्चन पूछा एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स में, भारतीय शास्त्रीय संगीत किनसे मिलके बना होता है? ऑप्शन था, एक ऑप्शन था सिर्फ राग, एक ऑप्शन था आपका सिर्फ ताल, और एक ऑप्शन था राग और ताल दोनों। तो क्या बोलोगे? भारतीय संगीत का जो ओरिजिन होता है उसमें क्या जरूरी है? एक तो राग, कौन से गाने गाए जाएंगे, किस समय गाए जाएंगे और कैसे गाए जाएंगे। ताल मतलब एक ट्यूनिंग होनी चाहिए। वो ट्यूनिंग मिलके क्या बोलेंगी आपका? वो ट्यूनिंग मिलके साथ ही आपका रिदम बनाती है, ठीक है। तो किस किस से मिलके? राग और ताल से। याद रखेंगे इस बात को। भारत का जो म्यूजिक है वो किस किस से मिलके बनता है? राग एंड ताल। ताल से ताल मिला। अब हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है। यहां से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसको याद रखेंगे। भारतीय संगीत का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन म्यूजिक। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन म्यूजिक। इंडियन म्यूजिक। भारत का जो संगीत है साथी, उसको हम कितने तरह से बांट सकते हैं?
तो दरअसल में पहली बार तो पूछे कितने प्रकार हैं उसके, तो बोलना भारतीय संगीत 4 प्रकार का होता है। बोलो सारे लोग, कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। कौन कौन सा? पहला होता है आपका शास्त्रीय संगीत, यानी कि क्लासिकल म्यूजिक होता है। कौन सा म्यूजिक होगा? क्लासिकल म्यूजिक होगा। दूसरा साथी आपका फोक म्यूजिक होगा। हम लोगों का ये टॉपिक आएगा, फोक म्यूजिक कहाँ से है, पूछ लेता 10 कथिया कहाँ का फोक म्यूजिक है। ठीक है, उड़ीसा का है। शास्त्रीय और लोक संगीत का समागम, यानी कि समागम का मतलब क्या होता है? मिक्सअप होता है। ठीक है, मिक्सअप ऑफ क्लासिकल एंड फोक, क्लासिकल्स एंड फोक्स। और एक आएगा आपका मॉडर्न म्यूजिक, यानी कि आधुनिक संगीत। मॉडर्न म्यूजिक बोले तो आधुनिक संगीत होगा। ठीक है, क्या बोलेंगे एक बार? बोलो जरा फटाफट से। भारतीय संगीत कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। एक तो होगा शास्त्रीय, यानी कि जिसका वर्णन शास्त्रों में था। शास्त्र कौन से हो गए भैया? तो शास्त्रों में एक तो मैंने अभी आपको बताया गंधर्व वेद, जो कि सामवेद का उपवेद है, उसमें जिक्र मिला। एक भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में जिक्र मिला। तो ये तो हो गए शास्त्रों में जो वर्णित हैं, यानी कि क्लासिकल हो गए। दूसरे आए लोक संगीत। लोक संगीत क्या होते हैं? ये जगह जगह पर स्थानीय रूप से, लोकली, किसी स्टेट में कुछ है, किसी स्टेट में कुछ है। जैसे हमने लोक नृत्य पढ़े थे। लोक नृत्य क्या होते हैं? स्थानीय होते हैं, लोकल होते हैं। तीसरे होंगे तीनों का मिक्सअप। और ये चौथे, जिनको आजकल आप देखते हैं हिप हॉप जैसे डांस है, हिप हॉप जैसे। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें ताकि आप सब लोगों को क्लियर दिख जाए। ठीक है, अब ठीक है, दूसरी बात पे आते हैं। 4 प्रकार, ठीक है। अगला पूछा जाएगा शास्त्रीय संगीत कितने प्रकार का होता है? शास्त्रीय संगीत, इनके बारे में लिखा हुआ भी मिलेगा आगे आपको। शास्त्रीय संगीत 2 प्रकार का होता है भैया। कितने प्रकार का? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लासिकल क्लासिकल आपका देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। एक हिंदुस्तानी होगा, हिंदुस्तानी होता है साथी आपका नॉर्थ इंडिया में। हिंदुस्तानी जो संगीत है वो कहां पे होता है? ये मैंने आपको बताया भी था। ये भैया उत्तर भारत में होता है, उत्तर भारत में होता है। ठीक है, और कर्नाटक शैली ये कहां पे होती है? इसका एक बड़ा नाम मैंने आपको बताया था, कौन थी? MS सुब्बुलक्ष्मी। तो ये साउथ इंडिया में होता है साथी। कहां पे? साउथ इंडिया में, यानी कि आपका दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में होता है ना। लोक संगीत का कोई प्रकार नहीं होता। शास्त्रीय और लोक संगीत का जो मिक्सअप है उसमें साथी सुगम आता है, हवेली संगीत आता है, जो प्राचीन हवेलियों में होते थे, जो बंगलों में होते थे, रविंद्र संगीत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे पूछूं रविंद्र संगीत क्या है? इसको साथी ये मतलब बंगाल में विकसित हुआ, शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, इसलिए उसका नाम है रविंद्र संगीत। क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, रविंद्र संगीत क्या है? 4 ऑप्शन दूं। वो एक फोक म्यूजिक है, वो एक क्लासिकल म्यूजिक है, या फिर वो मिक्सअप है आपका फोक और क्लासिकल का, या फिर वो एक मॉडर्न है। तो किसके अंतर्गत रखेंगे रविंद्र संगीत को? तो आप कहेंगे दोनों के मिश्रण के, दोनों के मिश्रण के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत इस बात में? फिर आता मॉडर्न म्यूजिक। मॉडर्न म्यूजिक में साथी आपका आज के टाइम पर रॉक म्यूजिक हो गया, ठीक है, पॉप, पॉप म्यूजिक हो गया आपका, पॉप सॉन्ग्स होते हैं आजकल धूम धड़ाके वाले, ठीक है, ब्लू म्यूजिक हो गया आपका, ट्रांस म्यूजिक हो गया, जैज म्यूजिक होगा, और साइकेडेलिक म्यूजिक हो गया। ये क्या है? ये मॉडर्न है। तो इनमें से कोई भी नाम पूछे, पॉप जो म्यूजिक है उसको किस में रखेंगे? तो पॉप म्यूजिक को आधुनिक में कि आपका शास्त्रीय में? भैया मॉडर्न में रखेंगे। तो ये इनका जस्ट एक क्लासिफिकेशन है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। भारतीय संगीत कितने प्रकार का? 4 प्रकार का याद रखेंगे, शास्त्रीय, लोक शास्त्रीय और लोक संगीत का मिक्सअप, और मॉडर्न। शास्त्रीय संगीत कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, उत्तर भारत में हिंदुस्तानी शैली और दक्षिण भारत में कर्नाटक शैली। ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताएं एक बार। जी खुशबू एकदम ठीक लिख रहे हैं। शिवम भाई बहुत सारा थैंक यू, वेरी गुड। बिल्कुल ठीक है संतोष जी। आगे आएंगे, कोई दिक्कत? सर प्रीवियस ईयर से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है जीडी में? प्रीवियस ईयर का साथी ये समझ लेना आप लोग, प्रीवियस ईयर का लगभग 40 to 50% रेशियो रहता है। आप जीडी देने जाएंगे तो
7 से 8 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के, मतलब जो बार बार पूछे जाए। प्रीवियस ईयर से क्या मतलब, पूछा जा सकने वाला प्रश्न जो पहले पूछा गया है ना, पहले जो पूछे गए हैं। भैया एमटीएस में 17 अक्टूबर को क्वेश्चन आया, रविंद्र संगीत कहाँ का है। अभी तो बताया ना दोस्त, बंगाल में वो उसका ओरिजिन हुआ है, वेस्ट बंगाल में। लिख लिया करो इन बातों को जो मैं बोलता हूं, नहीं लिखोगे ठीक है। अब आते हैं शास्त्रीय संगीत। जो साथी आपका शास्त्रीय संगीत है, यानी कि जो क्लासिकल म्यूजिक है हमारा, वो दो अलग अलग शैलियों का विकास हुआ है। इसमें कौन सी पहले मैंने आपको बताई, हिंदुस्तानी संगीत। इसका भारत के उत्तरी भागों में अभ्यास किया जाता है। कहां पे प्रैक्टिस होती है इसकी, नॉर्थ इंडिया में। कर्नाटक संगीत, इसका भारत के दक्षिणी भागों में यानी कि साउथ इंडिया में इसको प्रैक्टिस किया जाता है। हालांकि दोनों प्रकार के जो म्यूजिक हैं उनकी अगर ऐतिहासिक जड़ें आप देखें, ऐतिहासिक जड़ें मतलब उनकी रूट्स आप देखें, तो दोनों के बारे में जिक्र भारत के नाट्य शास्त्र में पाई जाती है। लेकिन जब 14th सेंचुरी थी तो दोनों अलग हो गए, पहले अलग नहीं थे। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में दोनों का जिक्र एक साथ देखने को मिलता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा तो 14th सेंचुरी में क्या हुआ, दोनों में एक सेपरेशन हो गया, एक अलगाव हो गया। यानी नॉर्थ का अलग हो गया और साउथ का कल्चर अलग हो गया। ठीक है, साउथ का कल्चर समझते हैं, द्रविडियन कल्चर है वो, दक्षिण भारत का। तो वहां पे क्या चला गया आपका दक्षिण भारत में, कर्नाटक म्यूजिक। इस बात को हमने बताया। कब सेपरेट हुए दोनों, बोले जरा, किस सेंचुरी में भैया, 14th सेंचुरी में। 14th सेंचुरी में। हिंदुस्तानी संगीत कहां का है, हिंदुस्तानी म्यूजिक बताएं। हिंदुस्तानी म्यूजिक भैया नॉर्थ का है। तो जो संगीत की हिंदुस्तानी शाखा है, यानी कि द हिंदुस्तानी ब्रांच ऑफ म्यूजिक, ये किस बात पर फोकस करती है, ये संगीत संरचना और उसमें तात्कालिकता की संभावनाओं पर अधिक केंद्रित होती है। हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध स्वर सप्तक, सप्तक का मतलब ही क्या बोला अभी मैंने, 7 स्वर जो होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी। तो जो शुद्ध स्वर स्वस्तक या फिर आपका प्राकृतिक स्वरों के सप्तक के पैमाने को अपनाया गया। यानी जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है उसमें कितने स्वरों का प्रयोग किया गया है भैया, 7 स्वरों का प्रयोग किया गया। इस भाषा को पढ़ना मत, सिर्फ इतनी चीज याद रख लेनी है आपको। नॉर्थ में ठीक है, नॉर्थ इंडिया में, और कितने स्वर, नेचुरली जो 7 वॉवेल्स हैं आपके, ठीक है, किसमें, म्यूजिक के वॉवेल्स जो हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, आपका शुद्ध स्वर सप्तक बोलते हैं, ऑक्टेव बोलते हैं इनको, क्या, ऑक्टेव ऑफ नेचुरल नोट्स। इंपोर्टेंट बात है यहां पर देखेंगे, इंपोर्टेंट। क्या पूछा जाएगा यहां से, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदुस्तानी जो संगीत है साथी उसकी कुल कितनी स्टाइल हैं। जैसे कर्नाटक, मैंने आपको बताया अभी, कर्नाटक और हिंदुस्तानी किसकी स्टाइल है, तो आप कहोगे भैया क्लासिकल म्यूजिक की आपने बताई। शास्त्रीय संगीत 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, हिंदुस्तानी और आपका कर्नाटक। लेकिन हिंदुस्तानी जो संगीत है उसमें कितनी शैली है, यानी कि नेचुरली, जिसमें मैंने आपको बताया प्राकृतिक रूप से 7 स्वरों का इस्तेमाल होता है, वो भैया आपका 10 हैं। तो अभी कल क्वेश्चन पूछा गया था एमटीएस में, उसको बताएंगे। प्रीलिम्स में पूछा गया था इस बार सीजीएल के में, क्या क्वेश्चन था उसको देखना। ध्रुपद किसकी प्रकार है, धमार, होरी, ख्याल शैली बताओ, कर्नाटक म्यूजिक में आएगी ख्याल या फिर आपका हिंदुस्तानी में। टप्पा ये पंजाब का, इन सबको पढ़ेंगे हम धीरे धीरे। चतुरंग, रस सागर, तराना शैली, सरगम और ठुमरी से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठुमरी की क्वीन कौन है, तो यार ये सारी कौन है, हिंदुस्तानी संगीत की साथी 10 मुख्य शैली। किसकी स्टाइल है ये, क्या बोलोगे, ये आपका 10 शैली जो है साथी किसकी हैं, 10 मेन स्टाइल्स, ये हिंदुस्तानी संगीत की हैं। हिंदुस्तानी संगीत की बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। क्वेश्चन पूछा जाता है ध्रुपद जो है साथी, ऐसे पूछेगा आपसे, जैसे क्वेश्चन बनेगा आपसे एग्जाम में, ध्रुपद जो साथी आपका शैली है, ध्रुपद शैली, ध्रुपद शैली किस संगीत के अंतर्गत आती है, ध्रुपद शैली किस संगीत के अंतर्गत आती है, अंतर्गत आएगी। यानी कि ध्रुपद शैली जो है ये किसका एक टाइप है, तो इसमें ऑप्शन जरूरी नहीं है आपको हिंदुस्तानी देगा, वो दे सकता है कि वो एक शास्त्रीय है, यानी कि वो एक क्लासिकल है, क्लासिकल म्यूजिक है, या फिर वो एक फोक म्यूजिक है,
या तीसरा मैंने आपको बताया था वो दोनों का मिश्रण है, मिक्सअप ऑफ क्लासिकल एंड फोक। और चौथा आपका मॉडर्न आधुनिक। किस में आप रखेंगे इसको? इस तरह से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरली तो शास्त्रीय की जगह हिंदुस्तानी ही रख देता है ऑप्शन में, तो हिंदुस्तानी तो हम जान ही जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है इसमें? ध्रुपद सबसे महत्वपूर्ण है, ध्रुपद, ठीक है। ख्याल बहुत महत्वपूर्ण है, टप्पा को मत भूलना साथी, टप्पा को और ठुमरी को। इन चारों से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। बताएंगे जी। चार प्रमुख शैलियां कौन कौन सी, एक बार मैंने बताया आपको भैया। टप्पा याद रखेंगे, ख्याल याद रखेंगे आप लोग, ख्याल शैली है हमारा। ध्रुपद याद रखेंगे, ठुमरी याद रखेंगे, सरगम है, रस सागर है, चतुरंग है, आदि मुख्य 10 स्टाइल हैं। ओके, 10 स्टाइल में किस में आ जाएगा? ध्रुपद क्लासिकल में आएगा, और क्लासिकल में भी किस में? हिंदुस्तानी में। अब आते हैं ध्रुपद शैली। ध्रुपद जो शैली है ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के सबसे पुराने और भव्य रूपों में से एक है। तो आपसे मैं पूछूं हिंदुस्तानी संगीत की सबसे पुरानी स्टाइल कौन सी है? इसीलिए ध्रुपद इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ध्रुपद से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्रुपद से। प्रमुख ध्रुपद गायक जो साथी ध्रुपद को सिंगिंग के रूप में लेके आते थे उनके नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो इतिहास में पढ़ा, ठीक है। आपका 7 राजाओं का टाइम इसने देखा था। 7 राजाओं का टाइम देखा इसने या नहीं देखा? जी भैया, बलबन का भतीजा इसको लेके आया, बलबन से लेके खिलजी के साथी इसने सारे राजा देखे, और गयासुद्दीन तुगलक के टाइम तक ये रहा। तो इसने 8 राजा देखे। और भारत में अमीर खुसरो को बहुत सारे प्रयोगों के लिए जाना जाता है। जो सितार है, सितार से संबंध आप सब जानते हैं कि पंडित रविशंकर का है, लेकिन सितार का जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ सितार? हु इज द फादर ऑफ सितार? सितार का जनक किसको कहा जाता है? फादर ऑफ सितार है। जैसे आप देखोगे दिल्ली एनसीआर के आसपास क्या बोली जाती है? खड़ी बोली। तो जो हिंदी खड़ी बोली है उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? हिंदी खड़ी बोली। आप इतिहास पढ़ते समय जानेंगे, इसकी जो बुक्स है, नूर सिपीहर है, मैं भी आपको पढ़ाऊंगा बुक्स, तो आशिका है, तुगलकनामा है आपका, ये किसने लिखी है? ये आपका अमीर खुसरो ने लिखी है। ठीक है। स्वामी हरिदास जो तानसेन के गुरु थे साथी, ठीक है। तानसेन किसके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में। कल 3 बजे के प्रैक्टिस सेट में यही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा था, याद है? किसी ने किया हो कल वाला सेट विजेता सीरीज का? तो अकबर ने क्या बोला था आपका कि अभी अकबर क्यों लेके आया था संगीत को अपने दरबार में? अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? 9 रत्न थे। उनमें से तानसेन वो संगीत के जनक हैं, जिन्होंने एक बुक लिखी है आपका, या एक रचना है उनकी एक रचना है मियां की मल्हार। मियां की मल्हार। इतिहास पढ़ाते समय हम इसको बताते थे कि कैसे अकबर ने घर के बाहर छुप करके सुना था तानसेन को। बैजू बावरा, नौबत खान और गुण समुद्र। तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट नाम है ये 3, अमीर खुसरो, स्वामी हरिदास किस शैली से हैं, और मियां तानसेन अकबर के दरबार में जो 9 रत्न थे, किसके लिए? ध्रुपद के लिए जाने जाते हैं। दिखाओ भाई। सर जनरली होता है या जनरली होता है? दोनों एक ही लिख रखे हैं आपने, अंशिका यादव। जनरली होता है, जनरल साधारणतया। जर्नली जब हम उसको बोलते हैं तो उसका मतलब हम किसी कमांडर को बोल रहे हैं। नहीं, हम सिर्फ टीचर हैं भाई, भगवान नहीं है। ऐसा मत बोला करो किसी को जी आप भगवान हैं। भगवान पता है कौन होते हैं? ईश्वर वो होते हैं जो बदले में कुछ नहीं लेते, जो आपसे कुछ नहीं मांगते। हम लोग आपसे फीस लेते हैं ना, अपने फीस दिए पढ़ने के लिए, है ना? तो हम सबके अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम उनको पूरा करने के लिए पढ़ा रहे हैं आपको। आपके अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ उद्देश्य हैं, उनको पूरा करने के लिए आप पढ़ रहे हैं। तो थोड़ी प्रैक्टिकल बातें किया करो, है ना? ऐसे नहीं है। प्यार हमारा तुम्हारा ठीक है,
लेकिन उतनी बड़ी संज्ञा भी नहीं देनी। प्रमुख ध्रुपद गायक अमीर खुसरो, स्वामी हरिदास, मियां तानसेन, बैजू बावरा। किसके हैं साथी? ध्रुपद शैली के हैं, ध्रुपद शैली के, ध्रुपद शैली के। ओके, अब आते हैं ध्रुपद के घराने। ध्रुपद किसका टाइप है बताएंगे भैया? हिंदुस्तानी संगीत में हम इसको पढ़ रहे थे, और हिंदुस्तानी संगीत किसका टाइप था? वो भैया प्रकार था आपका शास्त्रीय का। तो डागरी घराना, दरभंगा घराना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आएगी, क्वेश्चन आएगा आप सब लोगों के दिमाग में, भैया घराना क्या होता है? घराना देखो समझिए, आपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़े, आपने पढ़ा था तबला। तो तबला इतना पॉपुलर हुआ आज कि उसके लिए अवार्ड्स भी दिए जाते हैं, बहुत सारे लोग फेमस हैं। सोचिए तबला के लिए कौन कौन लोग बताए थे? पंडित उजय मजूमदार, अल्लाह रखा खान, जाकिर हुसैन, बताए थे? नहीं बताए थे? सुखविंदर महाराज जैसे लोग मैंने आपको बताए, आनंद गोपाल जैसे लोग आपको बताए, तन्मय बोस जैसे लोग बताए, विजय घटे जैसे लोग बताए, उदय मजूमदार जैसे लोग बताए, समता महाराज, गुदई महाराज जैसे लोग बताए मैंने आपको। ठीक है, तो ये तबला किसी ने बजाना शुरू किया होगा, और अपने क्या बोलोगे, एक टीचर रहे होंगे भैया, और उन टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को सिखाया होगा। कुछ अच्छे स्टूडेंट्स होंगे जो सीखे होंगे, कुछ बुद्धू होंगे जिनके दिमाग में कुछ भी नहीं आया होगा। आईक्यू लेवल होता है ना सबका अपना, किसकी समझ में कितना आएगा। कहते ना भाई अध्यापक वो महान है जो कमजोर से कमजोर दिमाग को पढ़ा दे, ऐसा नहीं होता है। जिसने अपने दिमाग में भूसा भर रखा है पहले से, मान के चलो, तो पहले उसको भूसा निकालना होगा, पहले उसको सिमिलर ग्राउंड पे आना पड़ेगा। तो टीचर्स ने अपने स्टूडेंट को सिखाया, इन्होंने फिर किसी और को सिखाया, तो ओरिजिन तो एक ही जगह से हुआ ना, उत्पत्ति तो किसी एक जगह से हुई। जैसे हम बोलते लखनऊ घराना, तो वो लखनऊ से जहां से स्टूडेंट सीख सीख के निकलते रहे, जयपुर घराना जहां से म्यूजिक को स्टूडेंट सीख सीख के निकलते रहे, पटियाला घराना जहां से स्टूडेंट सीख सीख के निकलते रहे। बात क्लियर? ओके, तो दरभंगा घराना और बेतिया घराना। दरभंगा घराना कहां पर है बताएं एक बार? वो याद करने की जरूरत नहीं है, हालांकि बिहार का है, बेतिया एमपी का है। तो ये प्रमुख ध्रुपद घराने हैं। ख्याल शैली, ख्याल इंपोर्टेंट बताई मैंने आपको जी भैया। ख्याल शैली ये शब्द फारसी से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है विचार। भाई कहते हैं ना कि आप ख्यालों में डूबे हुए हो, ख्यालों में। कल रात में एक किताब पढ़ रहा था, लायल उसकी राइटर हैं, हाउ टू टॉक टू एनीवन। तो उसमें एक बड़े कमाल की बात मैंने पढ़ी अभी पिछली ही रात। उसमें इसको लेकर के, ख्याल को लेकर के कुछ लिखा हुआ था। उस पुस्तक में बड़ा अच्छा सा एक टॉपिक आया, उसमें था कि समझना तुम मेरी बात को, आपको इससे एक्सपर्टीज मिलेंगे, अपनी लाइफ में हेल्प मिलेगी, स्टूडेंट लाइफ में तो बहुत हेल्प मिलेगी। कई बार स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, बहुत सारी फैमिली कंडीशंस की वजह से, इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से, कोई और तरक्की कर गया है, हम अभी वहीं पे स्टक रुके हुए हैं, हम पता नहीं कब कामयाब होंगे। बहुत सारी चीजें चलती हैं घर में, भाई बहन है, डिपेंडेंट है, बहन की शादी होने वाली है, मम्मी पापा की तबीयत खराब है, उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, आप देख पा रहे हो गरीबी में टाइम बिता रहे हैं। या इन सब के अलावा एक अपनी ऐसी महत्वाकांक्षा है कि आप खुद को आगे बढ़ता देखना चाहते हो, बाकी सब कुछ ठीक है मान लिया, लेकिन आप खुद को ग्रो करना चाह रहे हो। तो इस सब में एक असमंजस रहती है, स्टूडेंट के दिमाग में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, वो बहुत सारे ख्यालों में डूबा रहता है, वो अक्सर कामयाब लोगों की कहानियां सुनता रहता है, वो अक्सर देखता रहता है यूपीएससी किसने टॉप किया, एसएससी किसने टॉप किया, इसकी क्या स्ट्रेटजी है। दरअसल में टॉपर्स की स्ट्रेटजी काम आती नहीं कभी भी, क्योंकि स्ट्रेटजी तो बहुत सारे लोग सुन रहे होते हैं, फॉलो भी बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, स्ट्रेटजी तो आपके काम आप ही की आनी है। तो रात जो मैंने पढ़ा इस सब के बारे में वो ये था कि लायल, इस बारे में, लायल मतलब उसकी राइटर हैं, उन्होंने लिखा था कि भाई जब एक कोई आपका खिलाड़ी मैदान पर जाता है तो खिलाड़ी कई बार खुद को महसूस करता है, जैसे रनिंग के टाइम पे वो खुद को महसूस करता, मैं इस तरह से हवाओं को महसूस करते हुए इस तरह से दौड़ लगा रहा था, रनिंग कर रहा था, ठीक है, मैं भाग रहा था। तो इसके ऊपर एक प्रयोग हुआ, एक व्यक्ति जो मैराथन दौड़ता था वो लगभग 2 वीक्स के लिए बेड रेस्ट पे रहा, और बेड रेस्ट से उठ के जब वो ग्राउंड पे आया तो लोगों ने कहा कि भाई तुम अभी मैराथन मत दौड़ो। वो मैराथन दौड़ता था, मैराथन मतलब 42 किलोमीटर, 195 मीटर, 42 किलोमीटर दौड़ता था।
तो उसके दोस्तों ने उससे कहा कि भाई तुम नहीं दौड़ सकते, अभी रेस्ट से 14 दिन का रेस्ट आपका था। तो उस व्यक्ति ने अपनी दौड़ पूरी की, हालांकि कम टाइम में की, है ना, वो प्रैक्टिकल सी बात है, कम टाइम में की होगी, लेकिन उसने अपनी दौड़ पूरी की। उसने कहा कि मैं लेटा हुआ तो बिस्तर पे था, लेकिन मैं खुद को दौड़ते हुए इमेजिन कर रहा था, मतलब मेरे ख्यालों में दौड़ थी। मैं महसूस कर रहा था वहां की हवा को, अपने पैरों की चाल को, और मैं खुद को दौड़ते हुए बेड पर लेटा रहता था, लेकिन मैं उस ख्याल को करता था। तो लायल ने इसके बारे में कहा है कि आप जो होना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उसका विचार रखो, लेकिन आप क्या सोच रहे हैं परेशानियों के बारे में। आपको विचार करना होगा, महसूस करना होगा कि आप सफल हो चुके हैं। तो ख्याल करने की चीज सिर्फ वो है। ओके, तो ख्याल शैली क्या है? ख्याल शब्द फारसी से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है विचार या कल्पना करना। उल्लेखनीय है इस शैली के उद्भव का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। तो ख्याल शैली किसने? भैया ख्यालों में आदमी क्या होता है? खुश होता है, तो खुश से खुश रहो। ठीक है भैया, ऐप पर पीडीएफ इंग्लिश में नहीं है, अभी अपलोड करा देंगे। ये मैंने अभी ट्रांसलेट कराई थी सुबह ही, तो इससे पहले हिंदी वाली थी तो उन्होंने उसको अपलोड कर दिया था। इंग्लिश वाली अभी करा देंगे क्लास, या हो भी गई होगी शायद। मैं बोल के आया था उनसे कि बच्चों के लिए इंग्लिश में भी इसको अपलोड करना। तो याद रखेंगे ख्याल शैली। ख्याल शैली 15वीं जो साथी सेंचुरी है, 15th सेंचुरी में हुसैन शाह सरकी, आप इतिहास में पढ़ोगे, एक सरकी डायनेस्टी थी जौनपुर में, इसके सबसे बड़े संरक्षक थे। इंपॉर्टेंट बात हो गई भाई। जो ख्याल शैली है उसके जो ओरिजिन है, उसके जो फादर हैं, जो उसको ओरिजिनेट किया, किसने किया? अमीर खुसरो ने उसको शुरू किया। लेकिन पहले क्या होता था, राजा संरक्षण देते थे। जैसे बोल दे जहांगीर ने कला को संरक्षण दिया, तो संरक्षण देने का क्या मतलब होता था? संरक्षण देने का मतलब होता था कि राजा एक ऑर्डर देता था और अपने यहां बोलता था कि मेरे यहां जितने भी इवेंट्स होंगे म्यूजिक के, जो आजकल होते हैं कॉलेजों में, दिलजीत सिंह आ जाता है, ठीक है, लेकिन इसने बोला कि जो इवेंट होंगे मेरे यहां, वो उसमें जो म्यूजिक होगा वो कौन सा होगा? वो ख्याल स्टाइल का होगा, ध्रुपद का ख्याल होगा। तो इसको बोलते संरक्षण देना, संरक्षण देना। तो हुसैन शाह सरकी जो जौनपुर के थे, उन्होंने साथी इसको संरक्षण दिया। बहुत थैंक यू निकेत भाई। असाधारण ख्याल रचनाएं भगवान कृष्ण की स्तुति में की जाती हैं। ख्याल संगीत के अंतर्गत कुछ घराने हैं। अभी मैंने ध्रुपद के कौन कौन से दो बताए, बेतिया और दरभंगा, ना भूलना। अब सबसे इंपॉर्टेंट आते ख्याल सैनी के अंतर्गत कुछ घराने हैं। ग्वालियर घराना एमपी का, मध्य प्रदेश का। अभी नोट भी मत करो कि ये मध्य प्रदेश का, क्योंकि घराने मैं आपको अलग से भी कराऊंगा। किस घराने से कौन सा कलाकार जुड़ा हुआ है, किस घराने से बड़ा घराना, छोटा घराना, क्या क्या क्वेश्चन बनते, वो अलग से करेंगे, है ना। ग्वालियर घराना, ग्वालियर घराना किससे जुड़ा हुआ है भैया? तो आप बोलेंगे ये ख्याल स्टाइल के हैं भैया, ख्याल शैली के, ख्याल शैली के। और ग्वालियर घराने के साथी आपके फाउंडर थे नत्थू खान। नत्थू खान, नत्थू खान भी बोलते हैं इनको, नत्थन खान भी बोलते हैं, नत्थन। थन किसके होते हैं? गाय और भैंस के होते हैं या नहीं होते? तो थन से संबंध होता है ग्वाले का, ग्वाला जो गायों को चराता है, वो थन से दूध भी निकालता है गाय के। विष्णु दिगंबर पलुष्कर, विष्णु दिगंबर पलुष्कर हो गया आपका, ठीक है। किराना घराना इंपोर्टेंट है, इसके फाउंडर हैं दोस्त ये अब्दुल करीम खान। किराना घराना कहाँ का है? अभी मत नोट करो, ये मुजफ्फरनगर का है, वैसे तो यूपी का है, ठीक है। वहां पे जगह पड़ती है कैराना। ये हम घराने में ही बताएंगे विस्तार से। अभी हम म्यूजिक को पढ़ रहे हैं तो सिर्फ म्यूजिक पे ध्यान लगाएंगे। कलाकार जो है वो अब्दुल करीम खान, अब्दुल वाहिद खान और पंडित भीमसेन जोशी। किराना को किराए से याद रख लेना। क्या बोलोगे? किराना और करीम तो एक जैसे ही वर्ड है या नहीं है? किराना और करीम एक जैसे वर्ड है। तो किराए आजकल क्या है? बढ़ते जा रहे हैं। तो वो अब्दुल कह रहा वाह हद है, कभी भी किराया बढ़ा देते हो करीम। किराया करीम वाह हद है, कभी भी किराया बढ़ा देते हो, ठीक है। और उसने ये बात कैसे बोली? जोश जोश में बोली। उसके बाद उसने तुरंत कहा एक काम करो, मेरा मकान खाली कर दो, ठीक है। अब्दुल करीम खान, अब्दुल वाहिद खान और पंडित भीमसेन जोशी। भीमसेन जोशी। किराए के मकान में बड़ी दिक्कतें होती हैं, जो रहते होंगे उनको पता होगी, हम रहते थे।
हमें पता है। हम अपने गांव शायद किराए के मकान में रहने आए, और जिस दिन हमें वो खाली करना था तो उन्होंने बोला ये साइन करो, यहाँ पे ये साइन करो, ये प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर है। लेते टाइम तो बड़ा आराम से दे देते, ठीक है रेंट आएगा, प्रोसीजर भी फॉलो किए, बिल भी नहीं बच रहा था कोई, सारा बिल भी दे दिया। बोले आज सामान नहीं जाएगा, कल जाएगा। मैंने उनसे कहा कि जी कल मेरी क्लास है, कल मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा, अभी मैं और मेरे दोस्त आज ही कर सकते हैं संडे में, तो प्लीज इसे करवा दो। बोली नहीं नहीं नहीं, आंटी थी एक, ठीक है, वो हेड होती है ना ऐसे उसमें, बोली नहीं 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 आज नहीं होगा। मैंने आंटी जी से बड़े प्यार से बोला, मैंने कहा माता जी, कह रही मैं तेरी माता जी हूँ। मैंने कहा यार कमाल, बड़ी कमाल स्त्री भाई। तो ऐसा हो जाता है। तो क्या बोलेंगे, किराए के मकान में बढ़ जाती हैं चीजें। अब्दुल करीम खान, अब्दुल वाहिद खान, पंडित भीमसेन जोशी। मतलब आंटी ने करने ही नहीं दिया, कह रही अगले दिन ही दादा बन गई आंटी एकदम से। मैंने कहा चलो। क्या बोलेंगे, अब्दुल करीम खान, अब्दुल वाहिद खान, पंडित भीमसेन जोशी, किराना घराने से। ओके, आगरा घराना आगे आएंगे। आगरा घराना, आगरा घराने को बोलते हैं कोई व्यक्ति आगरा घराने का संगीत, ख्याल और ध्रुपद गायकी का मिश्रण है। देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा। हम कौन से घराने पढ़ रहे थे अभी, ख्याल शैली के। ख्याल किसका टाइप था साथी बताएं जरा, हिंदुस्तानी का। लेकिन ख्याल और ध्रुपद का, ख्याल और ध्रुपद का साथी जो मिक्सअप है वो कौन सा घराना है भैया, आगरा घराना है, आगरा घराना। ठीक है, हाजी सुजान खान, फयाज खान और हुसैन खान। व्यक्ति जब आग के हवाले होता है तो आग लग के सूझ जाता है, थोड़ा सा नहीं, आग लग जाए आपके हाथ में ऐसे सूझ जाएगा भैया। जब आप अंतिम रूप से जाओगे आग में तो आपको पता चलेगा आपके हुस्न जो है, आपकी जो खूबसूरती है, उसका आग के सामने कोई मोल नहीं है। तो आगरा घराना, आग में तो भैया व्यक्ति सूझ जाता, हुस्न खत्म हो जाता है। फयाज खान, अभी थोड़ी लगता, अभी तो हमको घमंड होता अपनी बहुत सारी चीजों पर। जब हमारा अंतिम समय आएगा, जब हम बुढ़ापे में होंगे, बुजुर्ग होंगे जब हम, तब हमको एहसास होगा बहुत सारी चीजों का। जब हमारे हाथ पैर काम नहीं करेंगे तब एहसास होता आदमी को कि मैं अपने जीवन में मतलब किन चीजों के पीछे भाग रहा था, तब उसको वो एहसास होता है। कलाकार, हाजी सुजान खान, फयाज खान, हुसैन खान। पटियाला घराना, पटियाला तुमने वर्ड सुना है कभी, ये पंजाब का है दरअसल में। आगरा घराना, आगरा तो यूपी में है, पटियाला कहां पे है साथी बताएं, पंजाब में है भैया। तो पहले के लोग जो होते थे वो पटियाला पैग लेते थे, पटियाला पैग। इसके कलाकार है फतेह अली खान, अली बख्श, जरनेल खान और बड़े गुलाम अली खान। देखो, एक आपका जरनेल खान था, जर्नल होते हैं ना आर्मी के कमांडर, तो जर्नल ने किया फतह, क्या कर लिया, फतेह। फतेह मतलब जीत हासिल कर ली, और बड़े बड़े गुलामों को उसने हरा दिया, या बोले बड़े बड़े लोगों को उसने गुलाम बुला लिया, गुलाम बना लिया, बड़े बड़े लोगों को। ठीक है, क्या बोलेंगे, बड़े बड़े लोगों को उसने गुलाम बना लिया। तो फतेह अली खान, फतेह करके क्या लिए फिर उसने, जब उसने बड़े बड़े गुलामों को जर्नल ने फतेह कर लिया तो फिर पटियाला पैग लिए उसने। कह रहा अब पार्टी होगी, अब हम जीत चुके हैं। क्या बोलेंगे, अब हम जीत चुके हैं, अब पार्टी होगी, है ना। तो बड़े गुलाम अली खान, जरनेल खान और फतेह अली खान। यहां सबसे इंपॉर्टेंट नाम है साथी हाजी सुजान खान, कभी मत भूलना, हाजी सुजान खान। फतेह अली खान बहुत बड़ा नाम है, और साथ में बड़े गुलाम अली खान। ये हम फिर से पढ़ेंगे घरानों में, है ना, वहां इनकी उपलब्धियां, इनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं उनके बारे में जानेंगे। तो पटियाला घराना किसका है, ध्रुपद का है। भिंडी बाजार घराना, भिंडी बाजार घराने से ही हमारी कौन है, लता मंगेशकर जी भी हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे चल के उनके बारे में। कलाकार हैं इसके छज्जू खान, नजीर खान और खादिम हुसैन। खादिम हुसैन बड़ा नाम है, खादिम हुसैन जी से याद रख लेना। भिंडी वही खाने की चीज है, किसी को भिंडी पसंद थी, भिंडी बाजारा नहीं है, भिंडी बाजार है भाई, इसको ठीक कर लेना है ना, भिंडी बाजार है, बाजारा नहीं, भिंडी बाजार घराना। घराने को इंग्लिश में भी घराना ही बोलते हैं। तो इतने तुम्हारी नजर पड़ी, उसको भिंडी बहुत पसंद है, उसने भिंडी इतने खादी। खादिम हुसैन, खादी क्या, उसने नजर पड़ते ही भिंडी। ओके, छज्जू खान इस घराने के संस्थापक हैं। तराना शैली उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, तराना शैली भी साथी किस में आती है, हिंदुस्तानी संगीत में। इसमें तीव्र गति से गाए जाने वाले कई शब्दों का प्रयोग होता है।
13 और 14 सेंचुरी में अमीर खुसरो ने फिर से तराना शैली का आविष्कार किया। अभी मैंने एक शैली बताई थी आपको, किसने? ख्यालों में व्यक्ति क्या रहता है? खुश। तो ख्याल शैली को भी खुसरो खान ने इन्वेंट किया है। खुसरो खान ने ही शुरू किया उसको, जिसको हम बोलते हैं क्या आपका, अमीर खुसरो। और आपका तराना शैली को भी क्या बोलेंगे, वो भी खुसरो खान ने ही शुरू की थी। ठीक है, बोलेंगे भाई फटाफट से आगे आएंगे। कोई दवाई नहीं है नीतीश कुमार, पढ़ते रहिए। विश्व में एक प्रसिद्ध तराना गायक मेवाती घराने के पंडित रतन मोहन शर्मा हैं। देखो तराने में क्या वर्ड आते हैं, तरन, तरन, और रतन में भी क्या वर्ड आते हैं, रतन। तो रतन और तरन को याद रख लो तराना से, तराना शैली के हैं। कौन है? पंडित रतन है, रतन किसके? तराना शैली के। एकमात्र गायक हैं, सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं तराना शैली में। इन्हीं का टाइटल है तराना के बादशाह, यानी कि एम्परर ऑफ तराना, या पूछे किंग ऑफ तराना स्टाइल किसको कहा जाता है? किंग ऑफ तराना। तराना के बादशाह किनको कहते हैं? तो भैया पंडित रतन मोहन शर्मा को कहते हैं। इन्वेंट किसने किया है? अमीर खुसरो ने किया, अमीर खुसरो ने। ठीक है, देखो ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं। एक अब आया बीच में, अब कह रहा जी घराना क्या होता है बुद्धू नहीं है? ऐसे बुद्धुओं का तुम बताओ मैं क्या करूं? तुम्हारी नजर में इनका क्या इलाज है? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? आगे, हिंदुस्तानी संगीत की अर्ध शास्त्रीय शैली, यानी कि आपका सेमी क्लासिकल स्टाइल ऑफ, सेमी क्लासिकल स्टाइल ऑफ, कितनी शैली थी टोटल? 10 थी। सेमी क्लासिकल स्टाइल ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। बच्चू, मेरे भाई मेरी बहन, सिर्फ उतना याद रखना है जितना मैं बता रहा हूं। ऐसा नहीं है पता चले जितनी लाइन लिखी हुई है उन सबको रटने बैठ गए हो, ऐसा मत करना प्लीज। थम्स अप करके बताओ जिस जिस पे आप फोकस करने को कह रहे हैं भैया, मैं उस चीज पे बस मार्क करके उसको अच्छे से रखूंगा याद। और नहीं तो ये सब दिमाग से फिर बाउंस कर जाएगा अगर फालतू कुछ भी पढ़ने लग जाओगे। अब ऐसा नहीं था, बीच बीच में कुछ जरूरी शब्द है तो मैं उन जरूरी शब्दों को नहीं लिख सकता था, नहीं तो फिर आपके चीजें समझ में नहीं आती। तो मैंने तो उसको इसीलिए आप सब लोगों के लिए नोट किया ताकि आप उसको पढ़ के समझ जाएं, है ना भैया। छोड़ दो इनको। एक कह रहा मार दिया जाए, नहीं, छोड़ने या मारने से काम नहीं चलेगा। इनसे हम बोलेंगे भैया तुमको समझा दिया जाए, तो ध्यान से समझिए, सब कुछ समझ में आएगा। अब बीच में तुम भाग जाओगे, किसी और कुछ और सोचने लग जाओगे, तब हमारे ध्यान से चीजें कब स्किप होती हैं? जब हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है ना, ख्याल में कुछ और आ गया, कोई पुरानी बात याद आ रही है आपको कल की, क्योंकि मन पर नियंत्रण नहीं है। अब स्टूडेंट हो, कितनी बार कहा गया एक स्टूडेंट को ध्यान करना चाहिए 10 मिनट कम से कम। सुबह बैठ के ध्यान किया करो। ध्यान कुछ नहीं है, अपनी जो सांस जारी है आपके अंदर उसको महसूस करना है जाते हुए। कुंभक, रेचक, छोड़ना। आप जब सांस को छोड़ रहे हैं उस पर फोकस करना है कि सांस कैसे जा रही है अंदर, कहां तक जा रही है। एक टाइम पे महसूस होगा यहाँ नाभि तक, एक टाइम पे महसूस होगा जब ध्यान आपका विकसित हो जाएगा तो पैर के अंगूठे तक भी महसूस करोगे। अब तुम करते नहीं ध्यान, अब तुम सो के उठ रहे हो, उठ के सुबह भाग रहे हो पढ़ाई के लिए। एक स्टूडेंट को ध्यान करना चाहिए, तभी मन मजबूत होगा, और नहीं तो फिर नेगेटिव एनर्जी से घिरे रहोगे, कुछ भी आएगा दिमाग में तो तब चीजें स्किप होती हैं। ध्यान करना शुरू करो। संगीत की अर्ध शास्त्रीय शैली भी स्वर पर आधारित है। किस पे? सारे संगीत किस पे आधारित है? स्वर पे ही आधारित है, इसमें कोई नई बात नहीं है। कुछ प्रमुख अर्ध शास्त्रीय शैलियां, उसमें कौन कौन सी थी? ठुमरी है, टप्पा है और गजल है। उनकी नीचे चर्चा की गई है। ठुमरी, ठुमरी कैसी है स्टाइल है बताओ? ठुमरी कैसी स्टाइल है? सेमी क्लासिकल अभी है। यह यूपी में उत्पन्न हुई और आमतौर पर मिक्स्ड सिंपल रागाज पर गाई जाती है। ठुमरी कहाँ की है? छोटी सी बात याद रखेंगे, ठुमरी भैया आपका यूपी से है, और कैसी है? सेमी क्लासिकल है, सेमी क्लासिकल है। टप्पा और गजल भी ऐसी हैं। ठुमरी शास्त्रीय नृत्य कथक से जुड़ी हुई है। भाई यूपी में कौन सा क्लासिकल डांस होता है? क्लासिकल डांस हमने बताए थे ना आपको, 8 होते हैं। 8 में से 4 तो साउथ के हैं, 2 नॉर्थ ईस्ट के हैं, मणिपुरी, और आपका दूसरा कौन सा? सत्रिया। 4 साउथ के हो गए। कौन कौन से? भरतनाट्यम था तमिलनाडु का, कथकली मोहिनीअट्टम केरल के थे, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का था।
और एक कहाँ का था, वो ओडिसी, साउथ इंडिया, साउथ ईस्ट का था, साउथ ईस्ट का ओडिसी। तो सातवां वो हो गया। आठवां कौन सा था, कथक, और कथक का कहां से संबंध था, नॉर्थ से। तो सीधी सी बात होगी, अगर ठुमरी आपका यूपी का है और यूपी में कौन सा क्लासिकल डांस होता है, ये तो लाइन नहीं भी पढ़ाई जाती तब भी करके आना था तुमको। जी भैया। ठुमरी के मुख्य घराने वाराणसी और लखनऊ। अब क्योंकि यूपी में है तो ये यूपी वाले क्या होंगे, इसका कौन कौन से घराने, आगरा नहीं है, आगरा घराना किसका था, आगरा घराना किसका था बताएंगे एक बार, किस शैली में पढ़ा था हमने भी आगरा घराना को। तो ठुमरी के मुख्य घराने वाराणसी और लखनऊ में हैं, और ठुमरी गायन की सबसे प्रसिद्ध आवाज बेगम अख्तर की है। ठुमरी गायन में सबसे फेमस जो है साथी आपका, वो कौन है, बेगम अख्तर। पूरब अंग ठुमरी के गिरिजा देवी और छन्नूलाल मिश्रा, ये भी साथी क्या हैं, इसके प्रस्तावक हैं। प्रस्तावक का मतलब जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया, प्रोपोनेंट्स थे इसके, प्रोपोनेंट्स। ठीक है। अब देखो यहां पे क्वीन का जिक्र नहीं हुआ तो उसका करते हैं। ठुमरी की क्वीन किसको बोलते हैं, तो गिरिजा देवी को बोलते हैं। ठुमरी की रानी, ठुमरी गायन की रानी किसको कहा जाता है, ठुमरी गायन की रानी, यानी क्वीन ऑफ ठुमरी सिंगिंग। क्वीन ऑफ ठुमरी सिंगिंग कौन है आपका, वो साथी गिरिजा देवी है। टप्पा, ये पंजाब की है साथी, टप्पा कहां पे, पंजाब में। इस शैली में लय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, सभी में होती है, क्योंकि रचनाएं तेज, सूक्ष्म और जटिल संरचनाओं पर, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में होता है, सबटल में। टप्पा पंजाब का, अभी आगे पढ़ेंगे, लिखने की जरूरत भी नहीं है आपको कि पंजाब का है। इस शैली के कुछ विशिष्ट प्रतिपादकों में से ग्वालियर घराने के लक्ष्मण राव, लक्ष्मण राम का संबंध किससे, टप्पा शैली से। और रामपुर सहसवान घराने के सन्नो खराना है, सन्नो खराना, एक ही नाम याद रख लेना, लक्ष्मण राव। किस घराने से, ग्वालियर घराने से, और किस शैली से जुड़े हुए हैं, टप्पा शैली से, टप्पा शैली से। ठीक है। तीसरी चीज आती है गजल। गजल सुनी होंगी आपने अक्सर, गजल सुनते हो नहीं सुनते हो, कितने लोग गजल सुनते हैं, जब मैं बता दूं तुम्हें, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए, जगजीत सिंह, बहुत चर्चित है भारत में। ठीक है। अभी हाल ही में निधन हुआ था पंकज उदास जी, तो एसएससी क्वेश्चन पूछता है कि जगजीत सिंह हैं, उसमें ऑप्शन देता, कोरियोग्राफर हैं, गजल गायक हैं, ठुमरी के गायक हैं, या आपका पॉप सिंगर हैं, उस तरह से ऑप्शन देता है। तो गजल एक छोटी कविता होती है जिसमें तुकबंदी वाले दोहे होते हैं, जिन्हें बैत या शेर कहा जाता है, शेर भी बोलते हैं, शेर बोलने वाले, गजल आजकल जो लोग बोलते हैं। ठीक है। स्टेज पे आपने देखा होगा शायर जैसे लोग जो होते हैं, शायर क्या बोलते हैं, गजल बोलते हैं। इसका मुख्य विषय केवल प्रेम होता है। प्रेम, प्रेम में मतलब दोनों चीजें हो सकती हैं, जुड़ा। अब भाई रस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक तो होता है संयोग रस, जुड़ने वाला प्रेम में, एक वियोग भी तो होता प्रेम में, जुदाई। ठीक है। सेपरेशन, अलगाव, तो वो भी प्रेम का ही पार्ट है, तो उसमें वियोग श्रृंगार होता है, बस बिछड़ने वाला रस होता है। भारत में पहला गजल लिखने वाले ये भी अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो गजल गायकी के लिए किसको जाना जाता है। अब यहां अंतिम करेंगे आज क्लास को कि गजल से जुड़ी कुछ प्रमुख हस्तियां हैं, कौन कौन। मोहम्मद इकबाल हैं, मिर्जा गालिब जो बहादुर शाह जफर द्वितीय के दरबार में थे, इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग एक कहानी है। ठीक है। बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय के, बहादुर शाह जफर था ना अंतिम मुगल सम्राट, अंतिम मुगल सम्राट था वो, 1837 से 57, 1857 की क्रांति तक भारत में रहा था। ठीक है। उसके ये आपका कोट पाइट थे, उसके दरबारी थे, और इनकी एक चीज से वो बड़ा प्रभावित हुआ था कि उनको दरबारी बनाया। मिर्जा गालिब, कोई शेर बोलता तो आज भी क्या कहते हैं, अच्छा गालिब हो रहे हो। राहत इंदौरी नाम सुना है खूब, ये भी एक्सपायर हो गए, इनकी गजलें, इनके शेर आपने सुने होंगे। फिराक गोरखपुरी, वसीम बरेलवी साहब आज भी इनके शेर बहुत सुनाते हैं, मैं ही सुनाता हूं तुमको इनके बहुत सारे शेर। कुंवर बेचैन हिंदी के एक राइटर भी हैं, गजल गायक भी हैं। जगजीत सिंह, ठीक है। मन्ना डे, मन्ना डे, भूपेंद्र सिंह, मनहर उदास, पंकज उदास, निधन हो गया था इनका भी पीछे। शहबाज अमानी और बेगम अख्तर, बेगम अख्तर को बोलते मल्लिका एक गजल।
बेगम अख्तर अभी बताई ना, ठुमरी में भी हैं ये, ठुमरी गायन में भी हैं, गजल गायकी में भी हैं। क्वीन ऑफ गजल इनको बोलते हैं, क्वीन ऑफ गजल, गजलों की रानी कहते हैं। ठीक है, ओके। तो ख्याल रखिए अपना भैया, नेक्स्ट क्लास चल रही है, दूसरी क्लास शुरू हो गई है। ओके ओके, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत भैया। उसको क्लास को ज्वाइन कर लें, नमस्ते।